चलिए स्टूडेंट्स, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में हम बात करने वाले हैं पेपर में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, पेपर में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक हम पूछेंगे, आज आपसे चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है हमारा ज्विटर आयन। नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, ज्विटर आयन। पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है हमारा ज्विटर आयन। बोलिए यस सर, बिल्कुल हमने नाम सुना हुआ है ज्विटर आयन का। क्या होता है स्टूडेंट्स ज्विटर आयन? यदि आपको कुछ पता है तो आप इसके लिए मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं मैसेज करके कि सर हमें पता है ज्विटर आयन क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय ज्विटर आयन? क्या ज्विटर आयन वहीं पर होगा जहां पर एल्काइली ग्रुप होता है, या ज्विटर आयन वहां पर होगा जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है, या ज्विटर आयन जो है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बताइए, ज्विटर आयन किसे कहा जाता है? क्या ज्विटर आयन में फंक्शनल ग्रुप होगा? क्या ज्विटर आयन में, ठीक है, इनर सॉल्ट होता है? या फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो भाई एल्काइली ग्रुप होता है? होता क्या है एक्चुअल में? पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या लिख कर आएंगे आप? व्हाट इज ज्विटर आयन? ज्विटर आयन क्या है? पेपर में पहचान जरूर आएगी। क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, पता यदि आपको है तो मैसेज करिए। तो आइए जरा ज्विटर आयन पर बात करते हैं कि ज्विटर आयन एक्चुअल में क्या होता है, किसे कहा जाता है ज्विटर आयन। तो कार्बोक्सिल समूह और एमिनो एसिड के ग्रुप से मिलकर हमारा क्या होता है? ज्विटर आयन को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। डेफिनेशन वाइज यदि हम चले कि भैया ज्विटर आयन क्या होता है हमारा, किसे ज्विटर आयन कहते हैं हम लोग, तो सिंपल तरीके से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या होता है ज्विटर आयन? बोले सर, ध्यान से देखिएगा जरा, ज्विटर आयन कैसे तैयार किया जाता है। बोल सर, ज्विटर आयन इज अ डाइपोलर। याद रखिएगा कैसा होता है? डाइपोलर होता है। ज्विटर आयन इज अ डाइपोलर आयन which is formed on the, किससे मिलकर बना हुआ होता है? बोले तो सर, formed on the combination of a कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें साथ में क्या रहेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, एंड एन एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप, ये दो चीजों से मिलकर क्या तैयार किया जाता है? तो सर ज्विटर आयन को तैयार किया जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। किस किस से? तो बोले सर, एमिनो अम्लों, एमिनो अम्लों तथा तथा कार्बोक्सिल समूह, तथा कार्बोक्सिल समूह से मिलकर ज्विटर आयन तैयार करते हैं। ठीक है, ज्विटर आयन तैयार करते हैं। बोलिए यस सर, ये तो इतना हमें क्या हो गया, क्लियर हो गया भाई कि ये ज्विटर आयन ऐसा कुछ बनने को हमें देखने को मिल जाएगा। अब जरा उसी पर आ जाते हैं कि भैया ज्विटर आयन किसको कहा जाएगा? ज्विटर आयन जो है आपके हिसाब से किसे कहा जाएगा? क्योंकि ज्विटर आयन बनाना पड़ेगा भाई, वैसे ही थोड़ी बनेगा। अब ज्विटर आयन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। पेपर में आपसे ज्विटर आयन पूछा जाएगा और एग्जाम्पल आपके सामने रहेंगे, तो आप उसमें से पहचान करके बताइएगा कि ज्विटर आयन कैसा होगा। ठीक है, तो बोले सर, H3NCHCOOHR, क्या इसे आप ज्विटर आयन कहेंगी? क्या ये आपका ज्विटर आयन होगा? जी, क्या ये आपका ज्विटर आयन होगा?
बोले सर नहीं, ये ज्यूपिटर आयन नहीं होगा, ये ज्यूपिटर आयन नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में क्या है सर, NH3 साथ में जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन को पता है आपको, नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 7 होते हैं, जो क्या करता है 1s2 2s2 और 2p3 में कन्वर्ट होता है। बोलिए यस सर, हमने पढ़ा हुआ है, ये अफवाउ प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। तो इसको क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन को, सर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, कि BS को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो बोलिए यस सर, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन को। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन बाबा ये है, बीच में नाइट्रोजन बैठा हुआ है, ये नाइट्रोजन बैठा हुआ है, नाइट्रोजन के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सर नाइट्रोजन के पास में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। बोलिए सर, इस हिसाब से आप जरा देखकर मुझे बताइए, ठीक है, कि नाइट्रोजन के पास में कितने आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन लगने वाले हैं, बताओ क्या होगा। तो सर नाइट्रोजन के पास में या तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो सर नाइट्रोजन का काम हो जाएगा, क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। या नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या नाइट्रोजन के पास में 3 के 3 ही एच ही मिल जाए, तब भी उसका काम हो जाएगा। बोलिए सर, 3 के 3 एच मिल जाए तब भी काम हो जाएगा। या नाइट्रोजन के पास में 2 एच मिल जाए, एक बॉन्ड से मिल जाए, एक बॉन्ड से मिल जाए। तो बोल सर, यहां की कंडीशन तो जो अभी हो रही है फिलहाल वो यही हो रही है, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो अभी फिलहाल यही कंडीशन हो रही। कौन सी वाली, देखो नाइट्रोजन है, उसके पास में एक सिंगल बॉन्ड है, बोलिए सर सिंगल बॉन्ड है, तो उसके पास में कितने एच होना चाहिए उस हिसाब से, नाइट्रोजन को टोटल जो है या तो बॉन्ड से या तो हाइड्रोजन से मिला के 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके आसपास। अभी फिलहाल कितने हैं इस कंडीशन में, अभी फिलहाल उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोले सर 1 और ये 3, 4 हो गए, जरूरत है 3 की। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, एच के पास में कितने होना चाहिए था, 3 की 2, कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बताओ। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए था, मतलब 2 हाइड्रोजन होना चाहिए था। बोले यस सर, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए था। तो 2 हाइड्रोजन होना चाहिए था, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। यदि इसके ऊपर प्लस यदि लगा हुआ है, यदि उसके ऊपर प्लस यदि लगा हुआ है, तो ये एग्जाम्पल एनायन का है कि कैटायन का है, ये जो एग्जाम्पल है ये एनायन का है या कैटायन का है, धनायन है या ऋणायन है, बताओ। ज्यूटर आयन तो नहीं है, ज्यूटर आयन तो नहीं है। तो सर ये जो एग्जाम्पल होगा ये किसका होगा सर, ये होगा कैटायन का, किसका होगा, कैटायन का होगा। तो बोलिए सर, अभी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कैटायन किसे कहते हैं और एनायन किसे कहते हैं। कैटायन का मतलब क्या होता है बच्चों, कैटायन का मतलब होता है धन आयन, कैटायन का मतलब क्या होता है, धन आयन होता है। अभी तक बच्चों को यही समझ में नहीं आया, इसे हम लोग धनायन के नाम से जानते हैं। तो बोलिए सर, धनायन होता है ये। अब यदि मान के चलो, ठीक है, यही क्वेश्चन मैं आपको, यही क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट को हम चेंज कर देते हैं, और मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, एच सी, यहां पर इसको मैं कर देता हूं NH2 कर देता हूं, और एक सी जो है वो मैं यहां पर ला देता हूं, मतलब यहां माइनस लगा देता हूं। बोलिए सर, यहां पर माइनस लगा दिए, कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है। अब ये किसका एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट्स, आपके हिसाब से बताइए, बताओ किसका एग्जाम्पल होगा ये। अब इस हिसाब से मैसेज करें, क्या ये ज्यूपिटर आयन का एग्जाम्पल हो गया क्या हमारा, क्या ये ज्यूपिटर आयन का एग्जाम्पल हो गया, बोले सर नहीं, ये ज्यूपिटर आयन का एग्जाम्पल नहीं हुआ है। इसमें देखो क्या सिंबल आ गया है, तो सर इसमें COO के बाद में क्या होना चाहिए था सर, COO के बाद में सर H होना चाहिए था, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर नजर आ रहा है हमें माइनस, और यहां पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमें यहां पर नजर आ रहा है। बोलिए सर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमें यहां पर नजर आ रहा है। तो जब हमें यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है तो इसके हिसाब से क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नजर आने के हिसाब से, सर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यदि इसके पास में यदि होगा
तो सर ये क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। बोलिए सर एनायन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऋणायन हो जाएगा। तो बोलिए सर ऋणायन के नाम से इसे जाना जाएगा। तो सर ये हो गया धनायन और ये हो गया ऋणायन। फॉर्मेट समझ में आ गए दोनों के कि भैया पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है। रोहित नाम से जो जुड़ा है बेटा, माइक बंद करो, अपना वीडियो वाला ऑप्शन बंद करो। रेड बटन के बाजू से वीडियो वाला ऑप्शन बंद करें। कौन लड़की जुड़ी हुई है? चलिए हो गया। तो बोले सर ये पॉजिटिव होगा, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा, तो सर ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। जब इसी क्वेश्चन में यदि हमें ऐसा कुछ मिल जाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, धनायन का और ऋणायन का कॉम्बिनेशन मिल जाए, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला यदि होगा तो धनायन होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो ऋणायन होगा। जब ये दोनों के दोनों किसी एक में हमें नजर आएंगे, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमें नजर आना चाहिए। COO माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा R हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा N, ठीक है, NH और 3 हो जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये देखो ये जो है पॉजिटिव चार्ज शो करता था, तो इस रिएक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज भी है, और इसी रिएक्शन में एक कौन सा आ गया हमारा, नेगेटिव चार्ज का भी आ गया है। पॉजिटिव चार्ज का भी आ गया और क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज का भी शो हो रहा है। बोलिए सर पॉजिटिव चार्ज भी शो हो रहा है और नेगेटिव चार्ज भी शो हो रहा है। बोलिए सर बिल्कुल सही है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज शो होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों ही चार्ज शो होंगे, तो उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, सो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है हमारा ज्विटर आयन। उसे ही क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन के नाम से जाना जाता है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, वही हमारा ज्विटर आयन के नाम से जाना जाता है। बोलिए सर बिल्कुल 100% क्लियर है सर, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे जरूर बन जाएगा। बोलिए यस बिल्कुल ठीक है। अब आइए पेपर में हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जरा उस पर भी चर्चा करते हैं कि भाई पेपर में जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो कैसे क्वेश्चन हैं हमारे। चलिए पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं पहचान कीजिएगा, पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टॉपिक हमारा ज्विटर आयन है ना, ज्विटर आयन के टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। ज्विटर आयन क्या होगा हमारा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर क्या होगा, इन एल्कलाइन मीडियम, इन एल्कलाइन मीडियम एमिनो एसिड exist as dash dash where as in acidic medium its exist जी। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें दिया गया है। अब इसमें जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा हमसे पेपर में, ठीक है। तो बोले सर क्षारीय माध्यम में अमीनो अम्ल, क्षारीय माध्यम में अमीनो अम्ल डैश के रूप में मौजूद होते हैं, डैश के रूप में मौजूद होते हैं, जबकि अम्लीय माध्यम, जबकि अम्लीय माध्यम में ये डैश के एक रूप में मौजूद होंगे, मौजूद होते हैं। यह हमारे लिए क्या हो गया, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन हो गया। अब हमें यहां पर पहचान करना है
पहचान कैसे करना हमें, अब जरा देखिए पहचान कैसी होगी। क्वेश्चन हमें ये दिया गया है NH3 COOH HR पॉजिटिव यहां पर लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। अब पेपर में पूछा गया है क्या ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये हमारा क्या ज्यूटर आयन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्या ये हमारा कैटायन है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्या ये हमारा एनायन है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्या ये, ठीक है, इसमें ये सभी है, ऑल ऑफ दीज है। क्या होना चाहिए, मतलब ये धनायन को इंडिकेट कर रहा है, ये धनायन होगा, ये ऋणायन को इंडिकेट कर रहा है, ऋणायन होगा, और ये हमारा ज्यूटर आयन है। क्या होना चाहिए बताओ, क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर इसमें से पॉजिटिव चार्ज हमें नजर आ रहा है, प्लस का सिंबल हमें नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसको इंडिकेट करेगा, तो सर ये बोले सर केटायन को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, केटायन को इंडिकेट करेगा। तो बोलिए सर केटायन को इंडिकेट करेगा भाई, तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केटायन हो जाएगा। ओके ठीक है, आपकी बात से एग्री करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे, ठीक है, NH2CCOO माइनस H और यहां पर R है। अब ये किस चीज को इंडिकेट करेगा बच्चों बताइए, पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके। ओके वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए कि सी को इंडिकेट करेगा। ओके तो सर ये यदि माइनस का सिंबल यदि यहां पर है तो सर ये किसको इंडिकेट करेगा, तो सर ये इंडिकेट करेगा हमारा ऋण आयन को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, ऋण आयन को इंडिकेट करेगा। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए R सिंगल बॉन्ड COO माइनस NH2 प्लस H। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, बोल सर ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा ज्यूटर आयन को। किसको रिप्रेजेंट करके आएगा, बोले अब सर ये, तो सर ये ज्यूटर आयन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, हमें ज्यूटर आयन को रिप्रेजेंट कर देगा। बोलिए यस सर ठीक है। अब यदि यही क्वेश्चन यदि हमें, ठीक है, पेपर में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, पेपर में पूरा साथ में एक साथ दिया जाएगा, ठीक है, कैटायन लिखा रहेगा ऊपर, आपको ऑलरेडी कैटायन बनाया दिया जाएगा, CH3 COOH H प्लस यहां R, ठीक है, यहां पर फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन कि ये रिवर्सेबल होगा। फिर उसके बाद में आपका NH3 प्लस COOH नहीं O माइनस यहां पर R, यहां पर H, यहां पर फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, और यहां पर फिर लिखा रहेगा आपका एनायन NH2 COOH और यहां पर होगा R। अब बताओ ये किसकी कंडीशन है, ये किस चीज की कंडीशन होगी, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा ये क्वेश्चन हमारा पेपर में यदि पूछा जाए तो। चलिए बहुत बढ़िया, बोलिए यस सर ठीक है, क्लियर है हमें। तो सर ये सभी का एग्जाम्पल हो जाएगा, बोल सर सभी चीजें होंगी इसमें, सभी चीजें होंगी, बोले यस बिल्कुल ठीक है सभी चीजें होंगी। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए इसमें यदि वो केटायन की कंडीशन पर यदि है, ध्यान से सुनिएगा, यदि वो केटायन की कंडीशन पर है, ये कंडीशन पर है, तो पीएच मान हाई होता है कि लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके पास में पीएच मान जो होगा लो होगा कि हाई होगा,
केटायन पर इस कंडीशन में पीएच जो होगा वो हाई होगा कि लो होगा, और इस कंडीशन पर पीएच क्या होता है, हाई होगा कि लो होगा, और इस कंडीशन पर पीएच क्या होता है, हाई होगा कि लो होगा। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज जब भी होता है याद रखिएगा पीएच मान जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स लो। ठीक है, ये इनकी खास बात है कि पॉजिटिव यदि होगा तो पीएच मान क्या होता है, केटायन वालों का सभी का लो होता है। ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट को लेकर चेक किया गया, ये प्रैक्टिकल किया गया, वो लो वालों को ही लेकर चेक किया गया। तो यदि केटायन यदि लो लिया रहा होगा तो पक्का है इसको क्या लिया रहा होगा, एनायन को। पेपर में पूछा जाता है कि भाई टेम्परेचर क्या होगा, तो क्या होगा बताओ, क्या माना जाएगा सर? स्वाभाविक बात है भाई, फिर हाइच होगा, ऑब्वियसली बात, कोई बात ही नहीं फिर तो उसमें हमसे। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है भाई। तो बोले यस सर, ये भी एक कहावत जो है वो क्या है, बिल्कुल सही बैठ रही है यहां पर कि भाई एक यदि हाई होगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाने वाला है, ठीक है, लो हो जाएगा, और लो वाला यदि है तो हाई हो जाएगा। फिर ये बीच वाले का क्या होगा, क्या ये न्यूट्रल रहना चाहिए, क्या ये न्यूट्रल रहना चाहिए बताओ, क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से क्या ये न्यूट्रल होगा फिर उस कंडीशन में? बोले यस सर, ये इस कंडीशन में क्या माना जाएगा, न्यूट्रल के रूप में जाना जाएगा। तो बोले जी सर, उस कंडीशन में ये क्या माना जाता है, न्यूट्रल हो जाता है कि इसमें पॉजिटिव भी चार्ज है, इसमें नेगेटिव भी चार्ज है, पॉजिटिव भी चार्ज है, नेगेटिव भी चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देने लेने में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा भाई। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसके पास में आएंगे। तो बोले जी सर, इस हिसाब से तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है हमें, पेपर में यदि पूछा जाए तो। चलिए ये भी क्लियर हो गया, बोले सर यहां तक भी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। अब यदि, ठीक है, इसके बाद में पेपर में क्वेश्चन देखो जरा कैसे पूछे जाते हैं। अब आपको जरा बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना होगा। ठीक है, अब आप एक एक चीजें सोच समझ के जवाब देंगे। ज्यूपिटर आयन के टॉपिक पर हमारी चर्चा चल रही है, और जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ के जवाब देना पड़ेगा, गलत बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपने पूरा डिटेल में अभी जाके पढ़ चुका है ज्यूपिटर आयन को। अब जरा क्वेश्चन देखिए पेपर में जो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एन एमिनो एसिड कैन an amino acid can have dash charge as solutions of different pH। मतलब एमिनो अम्ल या अमीनो अम्ल ऐसा भी लिख सकते हैं, अमीनो अम्ल के विलयन पर आवेश होगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्या इसमें नेगेटिव होगा, क्या इसमें नो चार्ज होगा, या इसमें ऑल ऑफ दीज होगा? सोच के बताओ क्या चार्ज होगा, धनायन होगा, ऋणायन होगा, कोई आवेश नहीं होगा, या ये सभी होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, मुझे लग ही रहा था। जी बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है आपको? जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड। अभी मैंने आपको यही पढ़ाया हूं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देना चाह रहे हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए ही पढ़ाया हूं, है ना? याद करो ऑप्शन नंबर ए पढ़ाया मैंने आप लोगों को। बोलिए सर ऑप्शन नंबर ए ही तो पढ़ाए हैं, क्यों बताओ बच्चों? अरे भाई अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिली एसिड दो ही चीजों से तो ज्यूपिटर आयन मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है ज्यूपिटर आयन बताओ? आपने भी डेफिनेशन भी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ज्यूपिटर आयन की डेफिनेशन बताया हूं कि ये किससे फॉर्म होता है। वो सर दिस फॉर्म ऑन दी, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों से मिलकर तो क्या बना हुआ है हमारा,
वो सर विलयन तैयार होता, तो इस विलयन में क्या था सर, इस विलयन में सर धनायन भी देखने को मिला हमें, इस विलयन में हमें सर ऋणायन भी देखने को मिला। इसमें हमें कोई आवेश नहीं मिला, नो चार्ज भैया, एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था, एक चार्जलेस था, उसमें कोई भी चार्ज नहीं था। बोलिए सर कोई भी आवेश नहीं था, बोलिए सर इसमें कोई भी आवेश नहीं था। और दूसरा था भैया ये सभी, तो हमें ये तीनों चीजों देखने की मिली ना, एक ही इक्वेशन के अंदर में हमें पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिला था, हमें नेगेटिव चार्ज भी देखने को मिला था, और हमें इसमें कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिला था। मतलब तीनों की तीनों चीजें। यदि आपसे कोई पूछे कि ज्यूपिटर आयन पर क्या होता है, धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ज्यूपिटर आयन पर क्या चार्ज देखने को मिलता है, तो सर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिलता है। बोले हाँ सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिल जाता है। अब यदि वही क्वेश्चन यहां आ जाए, इस तरीके से पूछ लूं मैं, ऑप्शन बदल जाए कि भाई जो ज्यूपिटर आयन होता है उसमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव या नो चार्ज या ऑल ऑफ दीज, क्या होता है बताओ, या ऑल ऑफ दीज की जगह में हो जाए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, क्या होगा अब, नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों में हो जाते हैं तो कंडीशन किसकी क्रिएट हो जाती है बच्चों, आप ए और बी दोनों क्यों बोल रहे हो भैया, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला ऑप्शन यदि एक साथ नहीं मिला तो नो चार्ज का मतलब ही क्या होता है, नो चार्ज का मतलब होता है कि भैया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के गुण पाए जाते हैं। यदि कोई चीज पॉजिटिव भी है और यदि वो चीज क्या है नेगेटिव भी यदि है तो क्या होगा, उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब वो क्या होगा, न्यूट्रल कंडीशन पर होगी। बोले यस सर ये भी बात सही है हमारी। तो कुछ इस तरीके से हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपको समझना होगा चीजों को बारीकियों क्यों, ठीक है, थोड़ी सी बारीकियां आपको ध्यान देना पड़ेगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं, ठीक है, बताइएगा क्या हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए और रखते हैं। ज्यूपिटर आयन पर आपको, ठीक है, एक इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड ज्यूपिटर आयन, मतलब ज्यूपिटर आयन है, ज्यूपिटर आयन है, या एन एग्जाम्पल ऑफ ज्यूपिटर आयन, कौन सा ज्यूपिटर आयन का एग्जाम्पल होगा ये हमें पहचान करना होगा। तो अब जरा पहचान करके बताइए कि ज्यूपिटर आयन कौन सा है। ऑप्शन ए, क्या ये ज्यूपिटर आयन का एग्जाम्पल होगा, क्या ये ज्यूपिटर आयन का एग्जाम्पल है, ठीक है, दूसरा, क्या ये ज्यूपिटर आयन का एग्जाम्पल है, चलिए, क्या ये ज्यूपिटर आयन का एग्जाम्पल होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे स्टूडेंट्स बताइए, कौन सा ज्यूपिटर आयन होगा आपके हिसाब से, क्या लग रहा है आपको। ओके, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं आप ज्यूपिटर आयन पर, जी बढ़िया है, वेरी गुड, चलिए ठीक है, बोले ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या माना जाएगा इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा कि सर उसमें क्या होगा, नेगेटिव भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, सिंबल तो हमारा क्या होगा, ज्यूपिटर आयन होगा। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है सर, हम हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से क्या कर देंगे हम लोग, आंसर कर देंगे। बोले यस बिल्कुल ठीक है। किसी को अब कोई डाउट यदि हो ज्यूपिटर आयन के टॉपिक पर, यदि कुछ आप अपने पूछना चाहें टॉपिक से रिलेटेड कि सर हमें ये स्टेप जो है वो क्लियर नहीं हो पाई,
तो आप बिल्कुल उस बात को रख सकते हैं यहां पर। चलिए, बनेगा ज्यूपिटर आयन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो आपसे जरूर यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ज्यूपिटर आयन के बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, याद जरूर कीजिए, कांस्टेंट लॉ, या ऐसा पढ़ा होगा कांस्टेंट लॉ या लॉ ऑफ कांस्टेंट, याद करो, लॉ ऑफ कांस्टेंट, संयोजन का नियम, बहुत ही बढ़िया है, 11th क्लास में कहीं ना कहीं जरूर ये देखा होगा, संयोजन का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट। बोलिए हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट जो है ये किस थ्योरी पर काम करता है बताइए। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट है, स्थिर अनुपात का नियम भी कहा जाता था क्या इसको, या और किसी नाम से जाना जाता था, संयोजन के नाम से जाना जाता था, क्या है ये नियम? यदि आप जानते हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है, बताइए किसे कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट। तो बोलिए यस सर हमने पढ़ा हुआ है, पेपर में स्थिर अनुपात के नियम से भी इसे जाना जाता था। कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्थिर, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट बस कहते हैं इसे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, पूरा पूरा यदि और देखोगे तो लॉ ऑफ कांस्टेंट एक शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या यहां पर कॉम्पोजिशन शब्द का यूज कर सकते हैं। बोले हाँ सर पढ़ा हुआ है हमने ये नियम। तो ये नियम क्या होता था, किस चीज पर डिपेंड करता था, तो सर कोई भी केमिकल कंपाउंड यदि हमारा हो तो उसके भारों के साथ में, उसके भारों के साथ में क्या होता था, एक सेम रेशियो को शो करता था। बोले सर समझ में नहीं आया, जरा देखो क्या लिखते हैं डेफिनेशन में, बहुत शानदार तरीके से डेफिनेशन बताने वाले हैं, क्या होगा, दी केमिकल कंपाउंड, दी केमिकल कंपाउंड are made up, are made up of elements that are present in a fixed ratio by mass। शायद आपने इस तरीके से कुछ पढ़ा हुआ जरूर होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। किसी रासायनिक यौगिक में क्या होता है, किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है, एक निश्चित अनुपात रहता है। बोले यस सर ये हमने पढ़ा हुआ है। बोले हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है हमें। तो सर कैसे रहता है, कैसे, एग्जाम्पल के साथ जरा देखते हैं कैसे रहता है। इनका एक निश्चित अनुपात रहता है, तो उस निश्चित अनुपात को जरा ध्यान से देखते हैं, उस निश्चित अनुपात की पहचान करते हैं कि क्या वास्तव में निश्चित अनुपात हमारा होता है या नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स निश्चित अनुपात को बनाते हैं जरा आपके सामने। मान के चलो आपको एन और ओ मिल जाए, एनओ लिखा मिल जाए। बोलिए सर एनओ लिखा कई बार मिलता है हमें, कई बार NO2 भी लिखा मिलता है। बोले हाँ सर NO2 भी लिखा मिलता है हमें, लगभग ऐसा भी मिलता है N2O भी लिखा मिलता है। बोले ये सर ये लाफिंग गैस हो गई, है ना। एक समथिंग देखना है हमें, ये ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन में क्या लिखा है, किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा लेकिन एक अनुपात होता है। केमिकल कंपाउंड आर मेड अप ऑफ एलिमेंट दैट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास, फिक्स्ड रेशियो रहेगा। बोले हाँ सर बिल्कुल रहेगा, मास का नाइट्रोजन का मास कितना होता है जरा बताइए, नाइट्रोजन का मास कितना होता है बताएं, क्या होता है नाइट्रोजन का मास? सर नाइट्रोजन का मास होता है 14। वेरी गुड। इसका रेशियो देखो, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का, सर ऑक्सीजन का होता है सर 16।
बोले यस सर करेक्ट है। चलिए नाइट्रोजन का 14 होता है वजन, नाइट्रोजन का वेट ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन का वेट क्या होता है ग्राम पर मोल में 14 होता है। एक ऑक्सीजन का 16 हुआ, दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा सर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, मल्टीप्लाई करोगे तो 16 दूनी 32। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब वही कंडीशन यहां पर देख लो N2O में, N2O में क्या होना चाहिए सर 14 है सर, ये 1 के लिए होता है, 2 के लिए क्या हो जाएगा 14 टू द 28 हो जाएगा। बोले यस सर। ऑक्सीजन का कितना है सर 16 का 16 होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब जरा आप यहां पर ध्यान से देखिएगा तो ये लगभग सेम है, ये 14 16 लगभग नियरेस्ट है, आपस में पास ही पास में है। एक समथिंग रेशियो निकालना है आपको। समथिंग रेशियो कब निकलता है जब आप उसे मान के करेंगे, तो इसको मान को करो सर 14 बन जा 14 और 14 बन जा 14, लगभग लगभग इन्हीं में जो रेशियो चल रहा है वो कितने का चल रहा है बताओ, इनके बीच में जो रेशियो चल रहा है वो लगभग कितने का है। वो सर 1:1 का चल रहा है। बोले हाँ सर 1:1 के आसपास में चल रहा है समथिंग में। बोले हाँ सर। इसमें यदि वो रेशियो देखोगे, इसमें यदि उस रेशियो को ढूंढने की कोशिश करोगे तो इसमें क्या लिख सकते हो आप लोग, इसमें क्या रेशियो चल रहा है जरा बताओ, क्या लग रहा है आपको। सर यहां पर हमें लग रहा है कि सर ये 1 होगा और ये लगभग लगभग 14 टू द 28 होता है, लगभग 28 के आसपास में है। और 3 टाइम यदि पढ़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। 3 बार में यदि पढ़ेंगे तो भाई 14 या 42 हो जाएगा आपका, 42 ज्यादा हो जाएगा। तो 2 ही बार पढ़ेंगे 14 दूनी 28, लगभग लगभग उसी के नियरेस्ट है, 28 और 4 32 होता है, तो लगभग सेम। समथिंग समथिंग मानना होता है, एग्जैक्ट नहीं होगा भाई, है ना, एग्जैक्ट नहीं होता है, समथिंग होता है। बोले हाँ सर समथिंग। इसमें जरा देखो इसमें क्या कंडीशन हो रही है सर, ये 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो लगभग उसी के आसपास में है। तो जो भी कंपाउंड निकल कर आता है, बोले ये संयोजन का जो नियम था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन जो नियम था, तो किसी ने मास के आधार पर इनको कहा कि ये आपस में रेशियो में होंगे। किसी ने कहा कि ये लगभग आपस में जो रेशियो चल रहा है उस रेशियो में रहेंगे, बोले एक रेशियो भी इनके बीच में बनेगा। किसी ने इस आधार पर नियम दिया कि ये कहीं ना कहीं एक रेशियो के अनुपात में चलेंगे। बोले कोई भी चीजें अपने एक रेशियो में चलेंगी। बोले सर कैसे चलेंगी भाई अपने रेशियो में, जरा देख लेते हैं कैसे चलेंगी अपने रेशियो में। तो सर यहां पर यदि हम किसका लेना चाहें, सीओ का लेना चाहें, सीओ का लेना चाहें, सी और ओ, कार्बन और ऑक्सीजन का लेना चाहें, तो सर कार्बन का परमाणु भार कितना होता है सर 12 होता है, इसका कितना होता है सर 16। इसमें भी लगभग लगभग वही रेशियो चल रहा है, एक रेशियो एक के आसपास में, लगभग सेम है दिए है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देख लो जरा क्या होगा, तो सर ये 12 ही होगा, इसका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सर 12 तिया 36 हो रहा है, तो सर एक और ये 12 तिया 36 के आसपास में हो रहा है, क्योंकि नियरेस्ट 36 के पास में है 32। बोलिए सर 24 के पास में नहीं है, 24 यदि बोलोगे तो काफी अंतर है, 24 और 32 में किसके नियरेस्ट पड़ेगा, ये 36 के। किसमें नियरेस्ट है सर, ये इसके नियरेस्ट है कि इसके, तो सर 36 के नियरेस्ट है, इसलिए 3 टाइम में पढ़ दिया गया। तो ये रेशो चल रहा है। बोले तो साइंटिस्ट ने ये बताया भाई कि जो भी कंपाउंड तैयार हो रहा है, जो भी कंपाउंड तैयार है इस यूनिवर्स में, उसके बीच में कोई ना कोई रेशो जरूर पाया जाएगा। जो भी कंपाउंड है इस यूनिवर्स में वो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक रेशो के द्वारा बंधा हुआ है, ये कहा गया था स्टूडेंट्स। बोलिए सर ठीक है। और इसको बताने वाले, ठीक है, फ्रांस के एक व्यक्ति थे, आपने नाम सुना होगा प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट, नाम सुना होगा आपने, प्राउस्ट का नियम याद आया कुछ, प्राउस्ट का नियम। बोले हाँ सर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हमने कभी यदि आपने पुराना कुछ पढ़ा होगा तो। जोसेफ प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, जोसेफ प्राउस्ट, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, इनका नाम भी लिखा हुआ देखा होगा, बुक में मिल जाता है। बोलिए सर। जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया था, इस नियम को दिया था कि जो भी चीजें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं एक रेशो पनप रहा है, उनमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक रेशो पनप रहा है। बोले यस सर। फिर हमने इसी के जैसे थोड़ा सा हटके एक और नियम देख लिया था स्टूडेंट्स, इंपेरिकल फॉर्मूला का नियम भी देखा था, यदि आपको यदि याद होगा तो हमने क्या देखा था, इंपेरिकल फॉर्मूला देखा था, याद करो देखा था इंपेरिकल फॉर्मूला क्या। इसी के बाद में फिर एक और नियम बढ़ गया था हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला का, याद करिएगा, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र। तो फिर आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा, C6H12O6 देखा था,
तो इनको छोटा करने के लिए काटा जाता था। ये 6:12:6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ऐसा देखते थे। तो इसका रेशो निकल कर आ जाता था 1:2:1। ये बाद में आया, इंपेरिकल फॉर्मूला बाद में आया। ये इंपेरिकल फॉर्मूला हमने 12th क्लास में पढ़ा था, याद करो 12th क्लास में आपने इसको जरूर पढ़ा हुआ होगा। बोलिए सर 11th में भी है थोड़ा बहुत, कुछ जगह 11th में भी देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेशली 12th के लिए ये है। और ये जो हमने स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा, ये तो सिर्फ 11th बस में है, 12th में नहीं है। तो ये बेस के लिए था, शुरुआत में इसी की खोज की गई थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का। तो बोलिए सर यूनिवर्स में जितने भी कंपाउंड तैयार किए गए हैं, इनमें कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है, एक रेशो पाया जाता है, और उस रेशो का ही नाम दिया गया फिर हमारा, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम या संयोजन का नियम। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट यदि है, कुछ पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई। स्थिर अनुपात के नियम पर बनेगा। सबसे पहले तो पेपर में आपसे डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। सबसे पहला काम क्या है आपका, पेपर में क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन ही पूछी जाएगी उठा के, कि भैया ये जो डेफिनेशन है ये, ठीक है, किस नियम से आधारित है। तो आपको सबसे पहले बनना चाहिए, बन जाएगी क्या। और ये जो लॉ हमने आपको एक्सप्लेन किया है, किसी का भी यदि रेशो यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो आसानी के साथ में आपसे रेशो बन जाना चाहिए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।